कि आप अपना कीमती समय निकाल कर। गुड आफ्टरनून। एंड मैम थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ ज्वाइन किए हैं। और मैम जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है मैम, ओसीडी एंड सोमेटोफोम, तो जी। मैम इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मैम। नमस्कार हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को। एंड थैंक यू निमित एंड जियो टीम, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज हम डिस्कशन के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है ओसीडी एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। पहले मैं ओसीडी के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेती हूँ। ओसीडी जिसका कि फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये काफी कॉमन है हमारे कंट्री में, हर जगह कॉमन है। अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी 2 से 3% लोग हमें ओसीडी का जो प्रिवेलेंस रेट बोलेंगे, 2 से 3% लोग पीड़ित रहते हैं ओसीडी से। तो एक्चुअली ओसीडी है क्या? आप इनका जो नाम है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस नाम में ही इसके सिम्टम्स का पता चल सकता है हमें। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मीनिंग क्या है? हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं, भावना आते हैं, जैसे जो हमें एक्सेप्टेबल ना हो, बट हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं। ये ओसीडी वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि कुछ भावना, जैसे कि उन्होंने अगर कोई गंदा टेबल है या गंदा नल है, वो उससे यूज किया, उससे हाथ धो लिया, उनको लगेगा कि नहीं, ये कचरा मेरे हाथ में कुछ लगा रह गया, कुछ कॉन्टामिनेट हो गया है मेरा हाथ। इस तरह की भावना जो कभी कभार हमारे दिमाग में भी आती है, बट हम अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं ठीक है, हमने तो हाथ धो लिया, साफ है। ऐसे लोग उस चीज में असमर्थ होते हैं, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। उन्होंने एक बार हाथ धोया, उनके दिमाग में डाउट आएगा कि नहीं, मेरा हाथ साफ नहीं हुआ है। वो दोबारा फिर से जाएंगे हाथ धोने के लिए। तो ये सिर्फ कंटामिनेशन रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं। जैसे कि उन्हें लग सकता है कि घर का ताला लगाया है, निकल गए, 2 मिनट हुआ नहीं है कि उन्हें लगेगा कि नहीं, मैंने ताला ठीक से नहीं लगाया। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट फिर से दोबारा जाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वही साइकिल चलता है उनके दिमाग में। वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाते हैं उस चीज के लिए। कई लोगों में ऐसे भी विचार आते हैं कि जैसे गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, या फिर अपने सीनियर्स या फैमिली मेंबर्स, उन लोगों को लेकर के कुछ सेक्सुअल थॉट्स या कुछ बुरे थॉट्स, वैसे थॉट्स भी आ सकते हैं। लोग ये खुल करके बता नहीं पाते हैं, बट वो ऐसा फील करते हैं और खुद को जज करने लगते हैं कि नहीं, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। वो जानते हैं वो नहीं सोच रहे हैं, बट वो जो थॉट है वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। और और कुछ तरह के रेयर ओसीडी भी ऐसे होते हैं कि पेशेंट को लगेगा कि मुझे सटन चीज मतलब करना ही है। जैसे कि मैं अगर किसी बड़े को देख रहा हूँ, उनको एक बार एकदम सल्यूट मारना है मुझे, मैं सल्यूट नहीं मारूंगा तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। या फिर अब घर से निकलने से पहले उनको लगेगा कि नहीं, मुझे 5 बार ऐसा कुछ करना है, नहीं तो किसी के साथ बुरा हो जाएगा, मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। ये एक तरह का डर होता है। तो ये डर को कम करने के लिए जो हम एक्शन करते हैं, उस एक्शन को बोलते हैं कंपल्शन। ऑब्सेसिव, कंपल्सिव। ऑब्सेसिव वो थॉट हुआ, वो विचार हुआ जो पेशेंट के दिमाग में आता है, और उस थॉट को, विचार के वजह से जो एनजाइटी, जो स्ट्रेस बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उस चीज को कम करने के लिए पेशेंट जो एक्शन करते हैं उसको बोलते हैं कंपल्शन। जैसे हाथ धोने का कंटामिनेशन का डर है तो वो बार बार नहाएंगे, बार बार सफाई करेंगे। डाउट है तो वो बार बार चेक करेंगे। तो कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कंपल्शन कम होता है, ऑब्सेशन ज्यादा होता है। किसी किसी में कंपल्शन ज्यादा होता है, ऑब्सेशन कम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इनके साथ सेकेंडरी सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं डिप्रेशन के। पेशेंट जब एक ही चीज में अपने आप को देखता है, मैं झुलस रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं और फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे वो सबसे आइसोलेट होने लगता है, उसका मन दुखी रहने लगता है।
कुछ और काम करने का इच्छा नहीं, इस तरह की चीजें जो है डेवलप होने लगती है। कई बार पेशेंट को इंसाइट होता है, उसे मालूम होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो एक तरह का प्रॉब्लम है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर केसेस में 95% केसेस में पेशेंट समझता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को कन्विंस करने में असमर्थ रहता है। और कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट अपने ऑब्सेशन के साथ जीने लगता है। मतलब उसको पता है कि नहीं, मैं उसे लगता ही नहीं है कि मैं ज्यादा साफ सफाई कर रहा हूँ, उसे लगता है मुझे तो ये करना है। उसे इच्छा ही नहीं होती है कि वो रोके। तो ये सब चीजों में बहुत बड़ा रोल रहता है फैमिली मेंबर्स का। और स्पेशली आप लोग हेल्थ पार्टनर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, पता रहेगा इस पेशेंट को हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में हमने डिले कर दिया तो इसका सिवियरिटी बढ़ते जाता है। अगर शुरू में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, काफी अच्छा रिजल्ट्स आ जाता है। मतलब 10 से 15 दिनों में पेशेंट्स का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रहता है, उसका डिस्ट्रेस खत्म हो जाता है। और ये सारी चीजें बहुत चांसेस हैं कि बच्चों में स्टार्ट हो। मतलब 12 साल 13 साल के बच्चों में ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। और बच्चे बोलने से डरते हैं घर वालों को कि घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, गंदे थॉट्स आ रहे हैं। बच्चा खुद में घुटने लगता है। ये सब चीजों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है हेल्थ पार्टनर्स के बीच, पेशेंट्स के बीच, रूरल एरियाज में, सो दैट ट्रीटमेंट उन्हें मिल पाए। ओसीडी शुरू में ट्रीट करना काफी इजी है, काफी आसान है। हमारा जो ग्रुप ऑफ ड्रग है एसएसआरआई, स्पेशली फ्लूऑक्सिटिन, आप सब जानते होंगे। वो काफी अच्छा काम करता है ओसीडी के लिए, बहुत प्रेफर करते हैं सारे क्लिनिशियंस। फर्स्ट चॉइस हमारा फ्लूऑक्सिटिन रहता है ओसीडी के लिए। उसके बाद अगर रेयर केसेस हैं, किसी में हमें एंटीसाइकोटिक्स भी ऐड करना पड़ता है, कभी कभार टीसीए देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि क्या बेटर रहेगा पेशेंट के लिए। उसके साथ साथ इसका साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें अलग अलग सेशंस में धीरे धीरे क्लिनिशियन क्या करता है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर उसे घृणा होती है किसी भी चीज से, डर्ट से, कंटामिनेशन से, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि उसको सबसे ज्यादा घिन किस चीज से आती है। कुछ गीला छूने से आता है, या फिर कुछ कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज करने से आता है, कोई गंदे जगह बैठने से आता है। 5-10 लिस्ट हमें प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पेशेंट बताएगा कि उसकी एंजाइटी किस चीज से ट्रिगर होती है। फिर हम उस लिस्ट को हायरार्की वाइज प्लेस करते हैं। मतलब जिससे कम एंजाइटी ट्रिगर होगी वो नंबर 1 ऑप्शन रहता है। ऐसे करके 10 तक बनाते हैं, या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो उनका वो हायरार्की लिस्ट बनाते हैं। फिर धीरे धीरे हम एक्सपोजर स्टार्ट करते हैं। उनको अगर पहले हम बोलेंगे कि ठीक है, अभी आप ये टेबल छू के देखो, वो छुएगा, वो बोलेगा मुझे एनजाइटी हो रही है। हमें उसको बोलना है कि ठीक है, एनजाइटी को होने दो, आप उसके बदले हाथ मत धो जा करके, हम देखेंगे कितना देर आप एनजाइटी फील करते हो। पेशेंट रहेगा बहुत देर हमारे पास, बैठेगा 2 मिनट 3 मिनट, बहुत रेस्टलेस होगा, बहुत परेशान होगा, बट हम उसे बोलेंगे नहीं, आप हाथ मत धो। फिर उसका एनजाइटी एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो हमें उसे समझाना है कि देखिए, आपके मन में वो विचार आया और आपने कंपल्सिव एक्ट नहीं किया, उस बीच में एनजाइटी का एक कर्व आया, वो एनजाइटी बढ़ते 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 बहुत बड़ा पीक पॉइंट पर गया, फिर उस पीक पॉइंट से धीरे धीरे करके कम हो गया। मतलब ये एनजाइटी आपको होती है, लेकिन ये शुरू भी होता है और खत्म भी होता है। इसमें ऐसा जरूरत नहीं है कि आप हाथ धो तो ही खत्म होगा। ये एनजाइटी बिना हाथ धोए भी खत्म हो सकती है। तो हम इनको ग्रेडेड एक्सपोजर करते हैं। पहले कम इंटेंसिटी वाले चीज से एक्सपोज किए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। काफी अच्छा रिजल्ट्स है ईआरपी का। कॉम्बिनेशन थेरेपी बेस्ट है। मतलब हम थोड़ा एसएसआरआई दें और साथ में थोड़ा ईआरपी भी करें।
ये बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो अभी तक अवेलेबल है। एंड ठीक है, ओसीडी के बारे में बाकी आप लोगों को जो डाउट्स होगा आप पूछेंगे। नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक रखा था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर ये काफी कॉमन है इंडिया में, स्पेशली रूरल एरियाज में, और खास करके औरतों में जिनका एजुकेशन लेवल थोड़ा कम हुआ हो या फिर जिसके फैमिली में स्ट्रेस ज्यादा हो। औरतों में बहुत कॉमनली देखा जाता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। 10% प्रेवलेंस रेट है इसका इंडिया में अप्रोक्सीमेटली। तो क्या है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर? आप लोगों ने कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे जो कभी सर दर्द लेके आ जाते हैं, कभी पेट दर्द, कभी बैक एक है, अलग अलग तरह के कंप्लेंट्स। या फिर किन्हीं के बहुत सारे पेशेंट्स को तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो पकड़े भी नहीं जाते हैं। एमआरआई करा लो, ईईजी करा लो, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आएंगे। और इन सब का एक बहुत हाईलाइट फीचर होता है कि ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर शॉपिंग बहुत करते हैं। एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया, वो इन्वेस्टिगेशन करा लिए, फिर भी उन्हें लगेगा कि नहीं, ये डॉक्टर कुछ ना कुछ छोड़ दिया है इसलिए मेरे इस इन्वेस्टिगेशन में सब नॉर्मल आ गया। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कराएगा। तो ये इनका 5 साल 7 साल से ये सिलसिला चले रहता है। इसमें लाखों पैसे गंवा देते हैं पेशेंट्स और उनके घर वाले, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि डायग्नोसिस क्या है। क्योंकि उनका जो सिम्टम्स है, जिस तरह का फिजिकल कंप्लेंट्स हैं, उनकी एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस कुछ नहीं बन पाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक ब्रॉड कैटेगरी बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, जो चिंता रहता है, या घर का टेंशन है, या कि बहुत सारे मसले रहते हैं, खास करके रूरल वुमेन, उनका बहुत स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है उनमें। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि वो अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वो अपने आप को ये फील नहीं होने देते हैं कि मुझे टेंशन से मैं इतना वीक हूँ। वो लोग उनको ऐसा रहता है कि नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। तो वो मतलब खुद को ही वो रियलाइज नहीं करने देते हैं कि मुझे ये चीज अफेक्ट कर रही है। वो इतना ज्यादा बैटल करते रहते हैं हर दिन खुद से, दैट दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट क्या हो रहा है उनके साथ। तो उनका जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, मेंटल इनकैपेसिटी है, वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम में। ऐसे पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट जरूरी है। क्योंकि हम उनसे जब डिटेल में बात करते हैं, उनके सिम्टम्स को समझते हैं, फिर उनको पूछते हैं आपको क्या स्ट्रेस रहता है, क्या प्रॉब्लम होता है। कहीं कहीं फिर डिप्रेशन के उनके सिम्टम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, मुझे तो दर्द होता है बॉडी में, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं चल पाती हूँ, इसलिए मन दुखी रहता है। वो लोग अपने मेंटल इनकैपेसिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस पर फिजिकल इलनेस पे ब्लेम करते हैं। तो हमें उनका सेशन साइकोथेरेपी करना होता है, जिसमें कि हमें बताना होता है कि माइंड बॉडी रिएक्शन डुअलिज्म क्या है, हमारा जो सोच है, विचारधारा है, उस चीज का असर हमारे बॉडी पे कैसे पड़ता है, फिजिकल पेन कैसे स्टार्ट होता है। वो पेन उन्हें है बेशक, ऐसा नहीं है कि वो बस छोटे से चीज को बड़ा बोल रहे हैं, उन्हें दर्द महसूस होता है, लेकिन उस दर्द का कारण जो है मेंटल स्ट्रेस रहता है उन केसेस में। ऐसे पेशेंट्स को भी हम एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेफर करते हैं। कई सारे केसेस में वो जो फर्म एक बिलीफ होता है कि नहीं, मुझे कोई बीमारी है, मुझे पक्का कोई बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर्स नहीं पता कर पा रहे हैं, वो एक डिल्यूजन का फॉर्म ले लेता है। उन लोगों में हमें एंटीसाइकोटिक्स भी देना पड़ता है, अच्छे खासे हाई डोज में एंटीसाइकोटिक्स भी देना पड़ता है। और साइकोथेरेपी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे केसेस में। हमें सेशन बाय सेशन पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि पहले आप अपना वेंटिलेट करिए, आप जो फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, बताइए, खुल करके बताइए। उनके साथ रैपो सेट करना होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उनको स्टेज पर ले जाते हैं जहां वो
अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को भी एक्सप्रेस करेंगे हमसे कि हाँ मुझे ऐसा लग, कोई बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं रिएक्शन में कुछ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो घर के बड़े हैं, या हमें फैमिली को मेंटेन करने के लिए चुप रहना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में वेंट आउट नहीं करते हैं लोग, और वेंट आउट नहीं करने की वजह से ये फिजिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने स्टेप बाय स्टेप कि इतने अच्छे से समझाया और अच्छी जानकारी दी मैम। और मैम थैंक यू। कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जी। बार बार उसी काम को दोहराना, मैम यही ओसीडी है मैम? हाँ इट इज कॉल्ड। जी, एक ही चीज को, एक थॉट जब दिमाग में बार बार आ रहा है, उस थॉट को सप्रेस करने के लिए जो एक्शन किया जाता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको ही हम बोलते हैं। ओके। और मैम सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जैसे कि छोटे बच्चों में मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल ना दो तो कि इरिटेट, रोना, चिल्लाना, तो मैम ये भी मतलब है तो एडिक्शन उसी चीज़ को रिपीट करना, तो मैम ये ओसीडी से सकते हैं यहाँ पर जो उनका रिएक्शन है वो आप डिपेंडेंस और एडिक्शन के टुवर्ड ज्यादा बोल सकते हैं। ओसीडी और एडिक्शन दोनों अलग चीज है, ब्रेन के अलग पार्ट्स इन्वॉल्व हैं ओसीडी में और एडिक्शन में। एडिक्शन में हमारा रिवॉर्ड पाथवे इन्वॉल्व है, मतलब कि पेशेंट को जो चीज चाहिए उसको वो चीज मिलता है तो तुरंत डोपामिन सर्ज होता है ब्रेन में, वो रिवॉर्ड बार बार जनरेट होता है। और अगर अभी क्या है, रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, पेशेंट स्क्रॉल कर रहा है, एक रील अच्छा मिला, हाँ अच्छा लगा देखकर, उसी रील को बार बार देख रहे हैं, तो वो जो साइकिल है कि हाँ रील्स खोज रहे हैं, रील्स अच्छा लगा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो डोपामिन सर्च की वजह से हो रहा है। और जब हम उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो जो विड्रॉल आप बोल सकते हैं, फिजिकल विड्रॉल तो काफी ड्रग्स का होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है कि चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आ जाना, उनको वो डोपामिन सर्ज बॉडी में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एडिक्शन का सिम्टम्स आ रहा है। और ओसीडी में क्या होता है, हमारा रिवॉर्ड पाथवे नहीं, इसको एक बोलते हैं सीएसटीसी लूप, और यहाँ पर जो मेन केमिकल है ओसीडी में वो सेरोटोनिन है, एडिक्शन में जो है वो डोपामिन है। सर, ओसीडी में क्या होता है कि एक थॉट आया, उस थॉट को सप्रेस करने के लिए दूसरा कर रहे हैं, ये एक साइकिल इस तरीके से बनता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, एक एक करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो। जी हेलो। जी मैम, इसमें मतलब ओसीडी वगैरह में इसमें कार्टिसोल हार्मोन का भी विशेष ये रहता है कि? कॉर्टिसोल हार्मोन का रोल हमारे स्ट्रेस में रहता है। जिन लोगों में कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट होता है वो स्ट्रेस के लिए वल्नरेबल होते हैं, और जब बॉडी स्ट्रेस के सिचुएशन में है तो ओसीडी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कॉर्टिसोल का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं है ओसीडी में। स्ट्रेस के वजह से भी ओसीडी हो सकता है, ओसीडी के वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्क फैक्टर है। तो मैम, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने की वजह से ओसीडी होता है क्या? नहीं, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के वजह से ओसीडी नहीं होता। कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के वजह से अगर वो सेरोटोनिन को हैम्पर करता है, सेरोटोनिन का सिक्रेशन कम होता है, तब ओसीडी के सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। जी मैम, ओसीडी वैसे अक्सर ओल्ड एज पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है मैम। ओल्ड एज पेशेंट्स में भी मिलता है, यंग एज में भी मिलता है। ओल्ड एज में अगर आप किसी को देख रहे हैं कि ओसीडी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन लोगों में हमें डिमेंशिया भी रूल आउट करना पड़ेगा। मेमोरी डिस्टरबेंस जब स्टार्ट होता है या फिर ओल्ड एज में साइकोसिस का जब इनिशिएशन होता है, उस टाइम भी इनिशियल पिक्चर जो है वो ओसीडी का रह सकता है। जी जी। ओके, नमस्ते थैंक यू सो मैडम। मच मैम। नमस्ते पांड्या जी। हेलो। हाँ, हम्म। मैं पूछ रहा था मैडम कि अपने
ये जो सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ाने के लिए नेचुरल जो है चीजें हैं वो क्या है? जैसे किताबों में या फिजियोलॉजी में ये है कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, वो जरूरी है। जी। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से आगे इसका सिंथेसिस होता है। केला है और बादाम है, ये अगर आप रात को खा के सो मैडम, तो उसमें क्या है कि ट्रिप्टोफैन आपका बहुत जल्दी बनता है। तो ये इस नेचुरल फिनोमिना से भी मैडम अपन सेरोटोनिन का लेवल कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? कितने लेवल तक मतलब बढ़ा सकते हैं? किस स्टेज में अपने को बाहर से सेरोटोनिन वाली दवाइयां लेनी होगी, और किस कहाँ तक अपने को नेचुरल ये जो प्रिकर्सर चीजें हैं कि जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है, ये कहाँ तक सही है मैडम, इसको बताओ आप। जी। आपने जो बोला कि कुछ सोर्सेज हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो कि एक अमाइनो एसिड है बॉडी के लिए, वो बादाम, केला, फिर डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दही, चीज, ये सब में भी मौजूद होता है। ये सब लेने से फील गुड वाली फीलिंग आती है थोड़ा बहुत। लेकिन जब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है, मतलब कि पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, दिन के 2 घंटे 3 घंटे वो उसमें ही डूबा हुआ है, अपने कंपल्सिव एक्शंस को रिपीट करने में, उस काम में इतना मुब्तला हो गया है कि दूसरी चीजों में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर उसको सेकेंडरी मूड सिम्टम्स डेवलप होने लगे हैं। उस केसेस में हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत तो एसएसआरआई से करना होगा, थोड़ा बहुत बेंजोडाइजेपिन भी देना होगा। उसके बाद पेशेंट अगर सेट हो जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स है, तो 2-3 महीने के बाद ईआरपी कॉम्बिनेशन के बाद हम धीरे धीरे मेडिसिन के डोज कम कर सकते हैं और पेशेंट को बोल सकते हैं कि ऐसे तरह की चीजें वो ले। ये सब वो कई जी। डॉक्टर कहते हैं, हाँ। जैसे मैं कार्डामोन ओके। कार्डामोन जैसे 4 कार्डामोन आप सुबह एकदम, या कुछ साइंटिफिक स्टडी है मैडम इसकी? बहुत सारा तो हमारा प्लासिबो की तरह भी काम कर जाता है, बहुत सारी चीजें। इसका अच्छा। रिलेशन साइंटिफिक आई थिंक ऐसा डायरेक्ट मूड पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, गट हेल्थ के लिए इलायची जो है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है सेरोटोनिन में। ब्रेन में जितना सेरोटोनिन रिलीज होता है, गट में भी, मतलब जो पेट है आंत में, काफी मात्रा में सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो अभी ये एक बिल्कुल नया फील्ड है रिसर्च के लिए, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मतलब हमारे जो हम खा रहे हैं उसका ब्रेन से कैसे रिलेशन है। तो हो सकता है, मुझे ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इलायची का क्या रोल है। ट्रिप्टोफैन वाला तो एस्टेब्लिश्ड है। एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, मेरे जी। पास एक बहुत ही जबरदस्त आईबीएस का पेशेंट है। उसने करीबन 10 साइकेट्रिक डॉक्टरों को दिखा दिया, 10 ये जो अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखा दिया, कोई रिजल्ट नहीं है मैडम। हायर लेवल की एंटी डिप्रेसेंट, हायर लेवल की एसएसआरआई, ये जो विलानो आती है अपने नई दवाई जो विलानो है, ये भी चल हम्म। गई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। कहीं कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। और दिन में 2 बार पेंटोसिडेल, सभी डॉक्टर दे रहे हैं, पेंटोसिडेल है और जो ये अपने मेबावरिन क्लोरडीऑक्साइड, प्लस जितने भी एसएसआरआई हैं, अभी ये विलानो जो उसको लिख के दिया हमारे यहाँ पे ऑनलाइन, तो मैडम 2-3 महीने वो 1% भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अभी कल एक एमआर आया मैडम मेरे पास कंपनी का, तो उसमें पिपरमेंट ऑयल का उनके पास एक प्रोडक्ट है, पिनोवा आईबीएस करके। पिनोवा आईबीएस करके एक पिपरमेंट ऑयल की प्रिपरेशन आई है, और वो कहते हैं कि इसके अंदर आईबीएस है, उसके सिम्टम 100% मतलब इससे रिसॉल्व होता है। उसके अंदर क्या पिपरमेंट कॉम्पोजिशन, क्या ऑयल बोला का कोई उन्होंने? आईबीएस के अंदर यूज मैडम? पेपरमिंट ऑयल। पिनोवा पिपरमेंट ऑयल है, ब्रांड नेम है पिनोवा आईबीएस, सिगुल कंपनी का आता है मैडम, सिगुल। और उसके अंदर कॉम्पोजिशन है पिपरमेंट ऑयल। तो वो कह रहे हैं डॉक्टर लिखते नहीं इसको, जितने भी हम जाते हैं डॉक्टरों को प्रमोट करते हैं तो वो कोई लिखते नहीं, बहुत कम बिकता है, लेकिन सर इसका बहुत अच्छा रोल है। पिपरमेंट जो ऑयल होता है उसका एक कैप्सूल सुबह एक शाम के अनुसार लेने से आईबीएस के करीबन 70% जो सिम्टम है वो रिसॉल्व हो जाते हैं, बगैर किसी डिप्रेशन की दवा से।
ये शुरुआत के केसेस में काम कर सकता है, ये मतलब एडजुवेंट की तरह आप बोल सकते हैं कि ये सब चीजें काम करेंगी, लेकिन उनका 10 साल का प्रॉब्लम है, इतना एस्टेब्लिश्ड है, तो उस केसेस में एंटीसाइकोटिक्स तो उनको ज्यादा ही डोज में देना पड़ेगा। और साइकोथेरेपी हेल्प कर सकता है, वो उनका एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं, स्ट्रेस क्या है, थोड़ा बहुत उनको साइकोथेरेपी का हेल्प हो सकता है बस इसमें। वो इतना कहता है कि मेरे पेट में ना आफरा आता है, आफरे की कॉम्प्लिकेशन करता है, और उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं तो उसको नींद ज्यादा आती है। तो बस पेट के अंदर ब्लोटिंग की दिक्कत आती है, और कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है। तो 2-3 महीने मैडम में राजस्थान के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, वो हमारे पास ऑनलाइन है, डॉक्टर सुमित उपाध्याय, गोल्ड मेडलिस्ट है। और जयपुर में देखते हैं, उन्होंने 2 महीने उनको मैडम लगातार दवाई दी थी, कोई रिजल्ट नहीं आया कि उसको छोड़ नहीं भाई, उसने कहा, "ऐसा नहीं होगा।" इन्होंने कहा, मेरे को तो आप फीस भी मत दो, मेरे को दिखाओ तो सही, मैं आपको ठीक करूंगा, और फीस बाद में दे देना। लेकिन वो 3 महीने लेके उसने कहा, सर कुछ नहीं है, मेरे आराम नहीं है। जो हमारे राजस्थान के यूट्यूब पे बड़ा उनका है, डॉक्टर सुनीत उपाध्याय, और बहुत बड़े डॉक्टर है मैडम, प्रोफेसर है, साइकेट्रिस्ट है, प्रोफेसर है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर। ओके। लेकिन रिजल्ट नहीं है। अब कुछ कुछ दे करीबन तो 10,000 रेयर की दवाई केसेस मेरे यहाँ से देखिए रह चलाई। जाते हैं। अब वो इतने सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका एक्सपीरियंस तो बहुत पेशेंट्स के साथ रहा होगा। कुछ हाँ कुछ रेयर हाँ। केसेस तो हर चीज में मिलेंगे आपको। हम्म। बाकी सिम्टम्स पूरा वो ठीक एक नहीं केस हो, इधर कुछ कम ठीक नहीं होता हो रहा है होगा, मैडम, बाकी तो लोग ठीक होते हैं, बाकी आपको रिस्पॉन्स तो मिल दिखाते हैं, जाता है। संदीप जी को दिखाते हैं, हम्म। ठीक हो। कुछ तो छोटी सी दवाई से ठीक होते हैं मैडम। जी जी बिल्कुल। वैसे पेशेंट्स ठीक है मैडम, फिर थैंक हम यू। कीटामिन थेरेपी एक है, कीटामिन, और वो सब भी देख सकते हैं अगर उनका मूड सिम्टम्स है, ओसीडी वाले रिपीटेटिव थॉट्स वाले कुछ चीजें हैं। नया ट्रायल जो चल रहा है कीटामिन इंजेक्शन का चल रहा है, और ओरल भी देते हैं, वायल को ही ओरल पानी में डाइल्यूट करके भी देते हैं, बट वो देखना होगा उनके एसोसिएटेड सिम्टम्स मूड के या ओसीडी के मिल रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया मैम जानकारी देने के लिए। मैम एक या वेल। क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम ओसीडी में जेनेटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस है? जी बिल्कुल, अ, ओसीडी हेरिडिटरी है। अच्छा। अगर जेनेटिक्स में खास करके क्लोज मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव में किसी को है, तो चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ओसीडी की तरह भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी की तरह भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, हेरिडिटरी का रोल है ओसीडी में। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो। जी सोलांग जी। जी मैम, ओसीडी, स्ट्रेस और डिप्रेशन मतलब तीनों में कॉमन थोड़ा सा डिफरेंस मतलब क्या है? ओसीडी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। जी मैम। जी। स्ट्रेस तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, कोई भी चीज का हम टेंशन लेते हैं, उ- हाँ उस तनाव टेंशन का होता है। रिएक्शन बॉडी में आता है, उस चीज को हम स्ट्रेस बोलते हैं। मैम उसका डिवाइडेशन कैसे करेंगे? मान लो इस पेशेंट को ओसीडी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है? जी वही बता रही हूँ कि स्ट्रेस अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन से आया है, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में क्या है कि जो भी फीचर्स आपको मिलेंगे, अगर पेशेंट रो रहा है, घबरा रहा है, डरा हुआ है, जो भी चीजें हैं वो समझ लीजिए 15 दिन के अंदर का हिस्ट्री है, 15 दिन के ऊपर का हिस्ट्री नहीं है। टेंशन के वजह से जो भी बॉडी में चेंजेस आई हैं वो 15 डेज तक की हिस्ट्री है। अगर वो चीज जो है 2 हफ्ते से 1 महीने से ऊपर का सिम्टम हो गया, मतलब पेशेंट अकेले बैठा रहता है, उसको कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि मैं मर जाऊं, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, इसका ड्यूरेशन अगर ज्यादा है, आप उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे। और ओसीडी तो रिपीटेड आपको मतलब कुछ कंपल्सिव बिहेवियर मिलेगा, मतलब जब पेशेंट आपके पास आएगा तो घर वाले बोलेंगे ये बार बार नहाता है, ये बार बार एक ही काम को रिपीट करता है, या फिर घर वाले नहीं बोलेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि उनको दूर नहीं कर पा रहा हूँ, वो कंप्लेन अलग ही रहेगा।
मैम जैसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं ना, जैसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कुछ भी करते ही रहते हैं, जो मतलब उनके दिमाग में कुछ भी जो भी आता है वो बोलते रहते हैं। जी, जैसे कि क्या बोलते रहते हैं? जैसे कोई भी चीज दिमाग में आ गई, जो चीज कल्पना नहीं है, मतलब वो जैसे जो दिमाग में जो आया जो बोलते ही रहते हैं, मतलब कुछ भी मतलब। वो तो फिर आपका ओसीडी या डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अगर ऐसे ओल्ड एज में ऐसा कर रहा है पेशेंट, तो उसका हमें डिमेंशिया की तरफ सोचना पड़ेगा। और यंग एज का पेशेंट ऐसा है तो उसका कुछ सब्सटेंस अब्यूज हो या हाइपोमेनिया मीनिया की तरफ हो, तो वो ज्यादा इधर उधर की बातें करता है, या साइकोसिस में। डिप्रेशन ओसीडी में जनरली पेशेंट का जो बिहेवियर आपके पास रहेगा, वो अच्छा बिहेवियर रहेगा। मतलब आपको देख करके ये नहीं लगेगा कि इसके मतलब आपको उसे देख करके साइकोसिस या इधर उधर की बातें करने वाला वो फीलिंग नहीं आएगी। सोची समझी बातें करते हैं। थैंक यू मैम। जी, वेलकम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक कॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा। मैम किसी को बताइए। गुस्सा आ जाना और एकदम गाली दे देना, तो मैम हम्म। ये एक दो मतलब काफी देखा है मैंने। तो मैम ये है कि ओसीडी है या फिर मेंटली डिसऑर्डर है कुछ मैम? क्योंकि ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चल चुका है। तो ओके। उनको मैंने ऑनलाइन कि दिखाने के लिए भी बोला है। तो अभी उसके पेरेंट्स माने नहीं है। तो मैम तुरंत क्या है, गुस्सा हो जाना और गाली देना और मारपीट करना। तो उम्र मैम ये कितनी है? तीन सिम्टम्स है। उम्र मैम कितनी है? मैम 23 साल है। मेल 23 साल। पेशेंट 23 साल। जी। ओसीडी की तरह तो नहीं लग रहा है। ये जो एज आप बोल रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि प्रोड्रोम बोलते हैं, साइकोसिस का प्रोड्रोम। मतलब स्किजोफ्रेनिया स्टार्ट होने से पहले जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं, बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ये वो भी हो सकता है। या फिर अगर पेशेंट को किसी भी तरह का एडिक्शन है, बिहेवियरल एडिक्शन, जैसे कि इंटरनेट के बारे आपने बोला था, ज्यादा फोन यूज करने का प्रॉब्लम है, या गैम्बलिंग है, उस तरह का कोई भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। या तो फिर सब्सटेंस ही हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ नशा करता होगा, सिगरेट, गांजा, वो सब तरह मैम के हिस्ट्री मिल जी सकती है जी तो। मैम, उनकी पास्ट हिस्ट्री एक्चुअली, ही इज माय रिलेटिव। ओके। मैम एक्चुअली उनकी पास्ट हिस्ट्री है मैम। एक्चुअली वो ना क्रिकेटर था, मतलब स्टेट भी खेल चुका है। तो हम्म। काफी अच्छा लेवल था उसका, मतलब कॉलेज, इंटर कॉलेज, स्टेट क्रिकेटर में फेमस हो गया था। तो मैम उसके साथ ना चीटिंग हुई थी मैम, हम्म। मतलब स्टेट लेवल पे। तो हम्म। उसका मैच था गुजरात में। तो वहां पर उसके साथ चीटिंग हुई थी। तो उस कारण जब से ही मैम वो ये कंडीशन उसके साथ तब से ही चल रही है मैम। और ये 10th क्लास, मेरे ख्याल से 7th क्लास से उसके साथ ही ये हो रहा है। और मैम और काफ़ी जगह ट्रीटमेंट चल चुका है। और मैम मेरे रिलेटिव, मतलब मेरा साला ही है। तो मैम ओके। उनका थोड़ा सा अभी भी ये हो रहा है कि मतलब किसी बात पे गुस्सा होना, झगड़ा करना और गालियां देना, तोड़ फोड़ करना। तो मैम ये अभी रिकवर हो जाएगा ना मैम, अगर उसका ट्रीटमेंट चले? जी, ट्रीटमेंट चलने से सिम्टम्स तो कंट्रोल हो जाएगा। ये डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर भी इसको हो सकता है, डीएमडीडी बोलते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर साइकोसिस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। आप एक बार कंसल्ट कराइए उनका, मुझसे भी जी जी। देख लूंगी जो होगा। मैम एक्चुअली मैं खुद देख करके हैरान था, क्योंकि इतनी सारी ट्रॉफियाँ, एक रूम भरा हुआ, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मतलब इतना होनहार होने के बाद भी अचानक उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैम उस कारण पूरी फैमिली उनकी, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है जब। अभी तो ठीक है, लेकिन अचानक से ही रिएक्ट करने लगता है मैम। तो उनका ट्रीटमेंट मैम मैं आपके लिए ओपीडी जो है जी बिल्कुल। बुकिंग करूंगा मैम, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एंड थैंक मैम यू फॉर थैंक यू सो शेयरिंग योर मच। प्रॉब्लम। जी जी। और सर और कोई क्वेश्चन है किसी हेल्प पार्टनर सर का, तो मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, लोकेंद्र जी कुछ बताइए। पूछना चाह रहे हैं यस। आप? हेलो। हेलो। यू आर ऑडिबल मैम। जी, बताइए। लोकेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड हेलो, रेज किया है। नमस्ते। हाँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम एक पेशेंट है, उसकी 30 साल की एज है, तो उसको दिक्कत ये होती है कि घर में रहता है, फैमिली में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
लेकिन जैसे बाहर भीड़ में जाता है, फंक्शन में जाता है, ज्यादा लोगों में जाता है, या फिर कहीं घूमने जाता है, तो उसको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है लोगों से, मतलब प्रॉपर तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाता है वो। तो मतलब उसकी क्या करना चाहिए उसके लिए, उसको इन चीजों से बाहर आने के लिए? मतलब लोगों से मिल नहीं पाता, मतलब घबराहट होती है उसको, बीपी बढ़ जाता है कभी कभी उसको। हम्म, ये सोशल फोबिया हो सकता है। सोशल जी। फोबिया इसको हम बोलते हैं। एनजाइटी कम करने के लिए मेडिसिन भी ले सकते हैं, और फिर उनको हम नहीं तो जो मैं बता रही थी जैसे ग्रेडेड एक्सपोजर करते हैं, धीरे धीरे उनको एक एक सेशन में ले सकते हैं, जिसमें हम उनको बोलेंगे कि आप अपने बारे कुछ बताइए, आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब एक उनको ट्रेनिंग टाइप का दे सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी एक दे सकते हैं। ओके। जी। मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो सकता है। मेडिसिन तो चल ही रही है उनको, लेकिन फिर भी वही है कि मैं बोलता है कि मैं जब भी जाता हूँ डॉक्टर साहब, तो बस यही घबराहट होने लगती है कि जल्दी घर जाए, जल्दी घर जाए, लोगों से दूर भागना, लोगों से दूर रहना, ये किसी फंक्शन। फोबिया की तरह ज्यादा है। उस टाइम पे उनको कुछ कुछ चीजें वो फॉलो कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसे बोलते हैं। जब उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें घबराहट होने वाला है, उस टाइम पर वो ए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं साइड में जाके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उस तरह की चीजें थोड़ा हेल्प करेगी। अगर वो डेली योगा वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी हेल्प होगा। और अगर प्योर वेजिटेरियन है जी, तो प्योर वेजिटेरियन। हाँ, उस केसेस में विटामिन B12 जब बहुत कम हो जाता है तो भी ये सारे मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे फीचर्स भी आ सकते हैं। एक बार वो भी देख लेना होगा उनका विटामिन B12। जी, तो 3 साल हो गए उसने, मतलब ये अल्कोहलिक और सिगरेट वगैरह सब बंद कर दी उसने। और वो बोलता है जब भी कोई बात करता है उससे या फिर किसी बारे में पूछते हैं तो वो घबरा जाता है एकदम, मतलब उसको सवाल का जवाब भी नहीं दे पाता है। मतलब ये ऐसी स्थिति हो जाती है, उससे पूछ ले उसके रिलेशन वाले किसी के नाम क्या है तो उसमें वो भूल जाता है, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है उसके, मतलब हाँ, घबराहट। एक बार विटामिन B12 उनका करवा लीजिए। जी। भूलने का भी थोड़ा, और घबराहट का ये हो सकता है, एक बार देख लीजिए, रूल आउट कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने अपना वेलकम। कीमती समय दिया है, और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का भी धन्यवाद, वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ ज्वाइन किए हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम अगेन। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।